हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करते हैं यार आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो यार चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लो ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, मेजर गौरव आर्या ऑन विड्रॉल ऑफ चाइना फ्रॉम गलवान। चाइना की बारी आ चुकी है। जैसा कि हम देखते हैं मेजर गौरव आर्या डिफरेंट टॉपिक्स पे स्पीच देते रहते हैं और काफी अच्छी स्पीच वो दे चुके हैं। तो आज चाइना की बारी है भाई। चाइना ने ऐसा विड्रॉल क्यों कर दिया भाई? मुझे तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। इसके ऊपर मेजर आर्या की आवाज़ और मेजर आर्या की बात करने का अंदाज और उनका ओपिनियन बहुत ही क्लियर होता है और बहुत ही डेंजर किस्म का होता है। बिल्कुल पता चल होता है कि यार एक मेजर स्पीक कर रहा है, एक लोग बिल्कुल पर्सनैलिटी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 2 1 एंड स्टार्ट। डिफेंसिव ऑफेंस। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं मेजर गौरव आर्या। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना कभी मत भूलिएगा। तो आखिरकार चीन वापस चला गया। ये बात हमने डिफेंसिव ऑफेंस के एक पुराने वीडियो में भी बोली थी और हमने बोला था कि ये चीन चला जाएगा वापस। हमने बोला 15-20 दिन की बात है, तो थोड़ा 8-10 दिन हमारा ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए क्षमा। लेकिन चीन अब वापस जा चुका है। हमें पता था चीन वापस जाएगा और आज मैं बताता हूं कि चीन वापस क्यों गया और आगे चीन क्या करने वाला है और भारत को क्या करना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, जो 3-4 फैक्टर्स हैं, जो 3-4 कारण हैं, वो हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। एक तो गलवान घाटी की फ्लडिंग, यानी कि गलवान घाटी में गलवान रिवर जो है, इट इज़ इन स्पेट। वो सालाना उसका प्रोग्राम रहता है, पानी ऊपर आ जाता है। तो जहाँ पे चीनी हैं वहाँ पे गलवान घाटी में फ्लडिंग हुई है। तो गलवान से तो चलेगा, लेकिन फिर पेंगोंगसो से और मुख्तलिफ एरियाज से चीनी वापस क्यों गए, उसमें भी 3-4 बातें सामने आती हैं। पहली चीज़, भारतीय सेना जो वहाँ पे अड़ी रही। चाइनीज़ आर्मी जो आई थी PLA, उसको कभी ये दिमाग में उन्होंने तसव्वुर नहीं करा था, कभी सोचा नहीं था कि इंडियन आर्मी से उनको इतना करारा जवाब मिलेगा। ये बात सच है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि उनकी आदत है कि जहाँ पे भी चाइनीज़ आर्मी जाती है तो लोग खौफज़दा हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि साहब चीनी आ गए, चीनी आ गए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, नोबडी इज़ इम्प्रेस्ड विद द चाइनीज़। तो फिर चीनी आर्मी पीछे हटी, पहला कारण। दूसरी चीज़, पहला कारण आर्मी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गए वहाँ पे लेह में, और नीमू गए और भी आगे गए, और उन्होंने जो वहाँ पे स्पीचेस दी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे लोगों को एड्रेस करा है, जो लोगों से बात करी है, फौजियों से मिले हैं, जो जिन फौजियों को चोट लगी थी, खासतौर से गलवान में और पेंगोंगसो की झड़प जो हुई थी उसमें जो चोट लगी थी, सबको मिले। और उससे क्या हुआ कि एक मैसेज, अनइक्विवोकल मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक ताकतवर शक्तिशाली मैसेज पूरी दुनिया को गया कि भारत का प्रधानमंत्री लद्दाख में है, चीन का शी जिनपिंग कहाँ है। तीसरी बात, के साथ खड़ा है। चीन के अंदर उथल पुथल, बहुत ज्यादा उथल पुथल चीन में। हमने अपने फौजियों को आदर सत्कार दिया, जिनका देहांत हुआ था, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, हमने पब्लिकली एक्नॉलेज करा। हमने माना कि हाँ, हमारे फौजी जो हैं वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हर जगह उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, हर जगह उनको इज्जत दी गई। पूरे गांव के गांव, शहर के शहर आए उनको अलविदा कहने के लिए। तो रिस्पेक्ट होती है। चाइना में इस बात का बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीनी फौज है, उसके जो वेटरन्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड पूर्व सैनिक, उनके अंदर बहुत गुस्सा है कि साहब, अगर भारत अपने फौजियों को इतनी इज्जत दे सकता है तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते। इसके ऊपर एक वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल भी है और ये आर्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं। ये वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल जो है, ये एक चीनी ने ही लिखा है, और वो चाइनीज़ जिसके फादर पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के एक सीनियर मेंबर भी थे। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और ये कहते हैं कि साहब, चाइना में बहुत इसको लेके रोष है, ख़ास तौर से जो उनके पूर्व सैनिक हैं, कि भारत जब अपने जो वीरगति को प्राप्त हुए, जो शहीद थे, उनको इतनी इज्जत दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते। चौथी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत की कूटनीति, भारत की पॉलिटिकल विल और दुनिया भर ने जो एक साथ जुड़ गई दुनिया, और अमेरिका को छोड़िए ना, अमेरिका और जर्मनी, ये सब बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं। बर्मा जैसा मुल्क जो इतना सा छोटा सा मुल्क है और ना के बराबर उसकी पॉपुलेशन है, कोई वसाइल नहीं है उसके पास, कोई रिसोर्सेज नहीं है उसके पास, वो बर्मा, उसने भी चीन को आंखें दिखाई हैं। उसने ये बोला है कि आप हमारी ज़मीन घेरने की कोशिश ना करें, और जो हमारे रिबेल्स हैं, जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं,
उनको आप हथियार देना बंद करें। तो कोई भी ये सोच नहीं सकता था दोस्तों कि आज से 1.5-2 महीना पहले, 3 महीना पहले किसी को ये ख्याल भी नहीं आया था कि चीन के खिलाफ कुछ बोले। ये सब भारत ने शुरुआत करी है। एंड आई थिंक फॉर दैट अलोन द नेशन, द एंटायर 130 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिजर्व्स a huge round of applause and congratulations। आपने वो कर दिखाया है जो किसी ने नहीं करा। और आपने सबसे बड़ी बात ये करी है कि आपने उस दरवाजे में, जो दरवाज़ा बंद था, लोहे का दरवाज़ा, आपने उस दरवाजे को खोला और उसमें अपना पैर अड़ा दिया। अब अच्छा, मतलब आपने सबको आवाज़, अमेरिका ने जो भी करा है, बात करने की शक्ति, मतलब भारत की बात दी। बिल्कुल। आप देखिए, अब अमेरिका ने भेजे वहाँ पे B-52 बॉम्बर्स, अमेरिका ने भेजे अपने USS रोनाल्ड रीगन जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, USS रोजवेल्ट भी है पीछे, फिर आगे USS निमिट्स है। तो कैरियर चलता है, तो कैरियर ग्रुप चलता है एक पूरा। तो ये सब भेजा वहाँ पे। उसके अलावा इंडियन नेवी एक्सरसाइजेस कर रही है। मैं साउथ चाइना सी और उसके एरिया की बात कर रहा हूँ। इंडियन नेवी ने एक एग्रेसिव पॉस्चर इख्तियार कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन नेवी बाहर निकल गई है, जापानीज़ नेवी बाहर निकल गई है। तो क्वाड जिसको हम कहते हैं, यानी कि इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये सब मिल गए हैं। पूरी दुनिया एकत्रित हो गई है, मिल गई है चीन के खिलाफ। और ये शुरुआत करी थी भारत ने। अब आखिरी पॉइंट आते हैं, जो ऐप्स जो थे ना, चाइनीज़ ऐप्स, 59 चाइनीज़ ऐप्स जो हमने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। लेकिन इसमें चाइना को खतरा क्या है? लोग कहते हैं साहब ये तो कोई बात नहीं है, आपने चीनी ऐप्स जो है, मोबाइल फ़ोन ऐप्स, आपने बैन कर दिए, तो कौन सा इसमें तीर मार दिया? मैं बताता हूँ तीर की क्या बात। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कल का स्टेटमेंट है माइक पॉम्पियो का। माइक पॉम्पियो साहब ये कहते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका का, माइक पॉम्पियो ने बोला है कि हम भी इन ऐप्स को बैन करने की सोच रहे हैं। भारत ने बैन कर दिए, अमेरिका सोच रहा है। जो अमेरिका सोचता है वो यूरोप सोचता है। आप समझिए, जिस चीज पे, जिन ऐप्स के बलबूते पे चाइना पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन ऐप्स का एक अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा था, उसको भारत ने टांगें तोड़ दी। भारत ने नाकाम कर दिया। तो भारत के ऐप बैन करने के बाद एक प्रेसिडेंस, जिसको वकीलों से बात करेंगे वो बताएंगे, प्रेसिडेंस होता है लॉ में कि पहले अगर कुछ हुआ है तो उसका हवाला दिया जाता है कि साहब पहले भी तो हुआ था, ये इसलिए हो रहा है। तो वकील और जज होते हैं, उसका हवाला देते हैं प्रेसिडेंट्स का। इंडिया ने उसी प्रकार से प्रेसिडेंट सेट कर दिया। बिल्कुल। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, निकलती है ना, अरबों डॉलर उनके वैल्यूएशन के खत्म हो गए। ये चाइनीज मार्केट को इतनी मार लगी है, जिस दिन अमेरिका ने फॉलो सूट करा, अमेरिका बोल चुका है कि हम कर देंगे। माइक पॉम्पियो ने बोल दिया है। माइक पॉम्पियो ने अगर करवा दिया अमेरिका में और यूरोप ने कर दिया, ये चाइनीज कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी और लाखों चाइनीज बेरोजगार हो जाएंगे, इनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी। क्योंकि चीन का मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर एक कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से जो गेम खेलती है, जो कहती है कि हम कितना फैलेंगे, हमारा क्या इसमें ट्रैक्शन है, कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड करा है, कितना ट्रैफिक है, वो फिर ट्रैफिक इनका सिर्फ महदूद रह जाएगा चाइना तक। अब सब टिकटॉक बैन हुआ तो लोगों की दुकानें बंद हो गई। जो लोग वाहियात हेयर स्टाइल बना के नीले पीले बाल करके टिकटॉक के सामने ड्रामा करते थे, वो अचानक बेरोजगार हो गए। अब वो इंडियन ऐप्स पे करे ना ये सब, किसने मना करा है? और जो लोग कह रहे हैं साहब कि टिकटॉक ने और चाइनीज़ कंपनीज़ ने जो प्रधानमंत्री PM केयर्स फंड में जो पैसा दिया था, 30 करोड़ इतने करोड़ दिए थे, वो चाइनीज़ पैसा था। साहब वो चाइनीज़ पैसा नहीं था, वो पैसा इंडिया से कमाया था, वो भारतीयों का पैसा है। वो मुनाफा कमाया था भारतीयों ने। जो ये लोग नीले पीले बाल करके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, टिकटॉक पे अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कुछ लोगों ने हेटरेट भी फैलाया है, कुछ लोगों ने गलत बातें भी करी हैं टिकटॉक पे। मैं उनकी तरफ ये बात कह रहा हूँ, खासतौर से उन लोगों ने जिन्होंने नेगेटिव बातें करी है टिकटॉक पे। ये जो बात करते हैं साहब टिकटॉक का पैसा दिया, वो टिकटॉक का चाइनीज़ पैसा नहीं है, वो इंडियन पैसा है। वो भारत से कमाया है, भारत से प्रॉफिट कमाया, इसलिए उनकी चीख निकल रही है। क्यों चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जरूरी है कि साहब आपने ये कर दिया, वो कर दिया, बैन कर दिया हमारा? क्यों नहीं, हम बैन भी करेंगे, तुम्हारा पैसा भी लेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि साहब मुगल जो आए थे, मुगल ने आपको ताजमहल दिया। अच्छा, एक और चीज़, मुगलों को ऐसा हीरो बना दिया इन लोगों ने, जिसने असली काम करा था उसका कोई नाम नहीं लेता। एक राजा था, पठान था, उसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, 10 काम करे। शेरशाह सूरी को लोग भूल गए। मुगलों ने क्या करा? मुगलों ने यशियाँ करी। अरे उसने ताजमहल अपनी बीवी के लिए बनाया, तुम्हारे लिए मेरे लिए थोड़ा बनाया था। और ताजमहल बनाया, लोग कहते हैं साहब मुगल गए, ताजमहल बनाया। एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक के सोचिए।
शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, शेरशाह सूरी ने लोगों की खिदमत करी, उसने एक्चुअल काम करा लोगों के लिए, उसका नाम कोई नहीं लेता। शेरशाह सूरी भी मुसलमान था, पठान था, उसने एक्चुअली काम करा, उसका नाम कोई नहीं लेता, इतिहास उसको भूल गया क्योंकि सिर्फ कुछ 5-6-7 साल उसने रूल करा था। मुगलों ने क्या करा, ताजमहल बनाया, ताजमहल उसने अपनी बीवी के लिए बनाया, तुम्हारे मेरे लिए थोड़ा बनाया ताजमहल। और लोग कहते हैं साहब जो शाहजहां था साहब क्या दिलदार आदमी था, क्या दिलदार, वो पैसे किसके थे भाई? ताजमहल बनाने के पैसे शाहजहां ने क्या कोई मोबाइल फोन ऐप बनाया था टिकटॉक जैसे जिससे वो पैसे कमा रहा था? वो पैसे कहाँ से आए? जो आम जनता थी उस पर लगान लगाया, उस पर टैक्स लगाया और उस गरीब किसान का पैसा लेके उसने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनाया। अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, 4 बार मैं जा चुका हूं और मैं 10 बार और जाऊंगा देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी हेरिटेज है, हमारे मुल्क का है ताजमहल, पर हमें सही कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मतलब हिस्ट्री पता होनी चाहिए बंदे को। मार्बल कहाँ से आया? मकराना से आया, राजस्थान से। कारीगर कौन थे? पैसा किसने दिया? तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप कहते हैं ना टिकटॉक, मैं टिकटॉक को और ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मेडिवल मॉन्यूमेंट्स, इनको कंपेयर करो तो एक सही पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर आप यही देखना चाहते हैं कि एक्चुअल किसी मुस्लिम रूलर ने कुछ कंट्रीब्यूशन करा है देश में सबसे ज़्यादा, उसका नाम है शेरशाह सूरी। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये तो ऐसे थे। इन्होंने सिर्फ अपने लिए करा, अपने बच्चों के लिए करा, बच्चों के लिए बच्चों को भी काटा इन्होंने और इनके बच्चों ने इनको काटा। असली हीरो शेरशाह सूरी था, उसको सब लोग भूल गए। तो यही हमारे देश की जो कहते हैं कि बदकिस्मती है कि जो असली लोग हैं उनको भूल जाते हैं और नकली चीनी माल जो है, ये सब चीनी माल है, शाहजहां, जहांगीर वगैरह, ये चाइनीज माल को याद करते हैं। दे आर लाइक टिकटॉक ओनली। और ये बात आप समझ, जो लोग कहते हैं ना साहब कि ये प्रधानमंत्री के पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ दे दी, वो यहाँ का पैसा है भाई, चाइना से कोई पैसा ला के दिया था उसने 30 करोड़, यहाँ के लोगों की मेहनत है, इंडियंस को इस्तेमाल करा है। लाखों करोड़ों इंडियंस यूज़ करते थे टिकटॉक और भी ऐप्स इनके। भारत से पैसा कमाया उन्होंने, भारत का पैसा भारत में दिया है। बाहर से कोई चाइना ने एड नहीं दिया, वो इंडिया का पैसा है, ये कभी ना भूलें आप। मैं उनको भी कुछ कहना चाहता हूँ जो काफ़ी डिफेंस एनालिस्ट हैं और बड़े बड़े पत्रकार हैं, और उसमें से कुछ हमारे फौजी भाई भी हैं अनफॉर्चुनेटली, कि साहब गलवान चला गया और इतनी ज़मीन घेर ली और उतनी ज़मीन घेर ली। एक बात बताइए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो बॉर्डर फिक्स नहीं है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं, वो परसेप्शनल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज परसेप्शनल। चाइना समझता है उसको बॉर्डर यहाँ पे, हम समझते हैं वहाँ पे, झड़प इसी बात की। इसीलिए तो चीन हर साल ऐसी बदमाशियाँ करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत की ज़मीन चीन ने हड़प ली, और वो बॉर्डर ऐसा भी नहीं था कि जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस कुछ बात बोले, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड बॉर्डर था ही नहीं। वो जो बॉर्डर था LAC और अभी भी है, वो कोई क्लियरली डिमार्केटेड बॉर्डर थोड़ा ना है। बिल्कुल। तो अब मेरा सवाल है उन लोगों से जो कह रहे थे साहब लद्दाख चला गया, गलवान चला गया, ये चला गया, वो चला गया, साहब हड़पी हुई ज़मीन कौन वापस करता है? चीन वापस गया क्यों? 2 किलोमीटर वापस चला गया, अपने तंबू वंबू सब उखाड़ के चीन गायब हो गया, क्यों? कारण क्या था कि चीन वापस गया? सोचिए ज़रा। सिर्फ ये कहना कि नहीं साहब ये कमज़ोर है, वो कमज़ोर है। और आखिरी चीज़ इसमें ना, सिर्फ फ़ौज का तो अव्वल काम था ही, हमारी फ़ौज का बड़ा ज़बरदस्त इंडियन आर्मी ने काम करा है, इंडियन एयरफोर्स ने ज़बरदस्त काम करा है, और इंडियन नेवी ने जो कार्रवाई करी है, इंडियन नेवी का रोल बाद में एक दिन सामने ज़रूर आएगा इस पूरे गलवान में। और आप सोच रहे होंगे पहाड़ों में नेवी का क्या काम है? साहब असली में चाइना की ट्रेड जो है, मलाक्का स्ट्रेट, साउथ चाइना सी जो पूरी आती है, ये इसकी जिसको कहते हैं कि जगलर वेन है चाइना की, जगलर वेन है चाइना की है। अगर आपने इसको दबा दिया तो चाइना की चीख निकल जाएगी, और यही काम हुआ है। अब हमें ये काम करना चाहिए कि इस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए, प्रेशर। अगर हमने बरकरार नहीं रखा तो चीन वापस आएगा और चीन दोबारा ये गलवान करने की कोशिश करेगा। अभी चीन वहाँ पे जो है एक नाजुक स्थिति में है, पूरा ग्लोबल प्रेशर है, सब चढ़े हुए हैं, कोई पसंद नहीं करता। चीन की रेपुटेशन बिल्कुल ज़मीन पे आ गई है। लोग सवाल पूछना शुरू कर दिया, जो चीनी लोग हैं उन्होंने अपनी सरकार से, जो कि किसी को पॉसिबल नहीं लग रहा था। हांगकांग में अलग आग लगी है, ताइवान में अलग आग लगी है, तिब्बत वाले फिर जाग रहे हैं दोबारा, तो पूरी दुनिया चीन के पीछे पड़ी है। भारत को इस वक्त एक सख्त कदम उठाना चाहिए, और सख्त कदम ऐसा कि चाइना का जो आइसोलेशन बढ़ रहा है दुनिया में, इसका फ़ायदा उठा के चाइना का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, हमारा हर एक, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने भी एम्बेसी, जितने भी हाई कमीशन हैं, वो जो टिबेटन रेफ्यूजीज़ हैं इंडिया में धर्मशाला में बैठे हैं, उनको लेके, और जो और टिबेटन्स हैं, कुछ लद्दाख में भी हैं टिबेटन्स, उनको लेके, इनमें जो एजुकेटेड हैं इनको सामने लेकर आएँ, ताइवानीज़ को सामने लेकर आएँ,
आपके हांगकांग के सिटीजन से इनको सामने लेकर आए और हर जगह प्रोजेक्ट करें इनको सबके सामने, और लोगों को दिखाएं कि चाइना जो है वो एक्चुअली अपने आप को कम्युनिस्ट बोले, और कम्युनिस्ट को तारीफ की बात नहीं है, गाली है कम्युनिस्ट भी, लेकिन वो एक्चुअली में एक फाशिस्ट स्टेट है, और फाशिस्ट से भी बुरा इट्स अ नाजी स्टेट, इट्स लाइक नाजी जर्मनी। हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स याद है ना आपको? चीन ने तो वही करा। इनका जो कम्युनिस्ट स्टेट का फाउंडर है माओ त्से-तुंग, उसने 2.5 करोड़ चीनी मार दिए, और वो चीनी उसकी पूजा करते हैं। 2.5 करोड़ चीनी उसने मरवा दिए, अपने खुद के बंदे उसी ने मरवा दिए, और उसकी पूजा करते हैं लोग। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, चाइना को प्रेशर आप डालते रहे, जिसके भी ये लोग टीवी डिबेट में जो कहते हैं ना कि साहब यू कांट चूज आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, ये उदासीन सोच अब नहीं चलेगी। नया भारत है, यहाँ पे उदासीन सोच चलेगी ही नहीं कि ये नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि चाइना को आप बिल्कुल, जिसको नेबर बदलने, चाइना तो एक लैंडमास है ना, आप उसको उठा के यूरोप पे थोड़ा ना डाल देंगे, वो तो रहेगा हमारा नेबर ही। लेकिन किस तरीके से नेबर रहेगा, चाइना अपनी औकात में रहे, और औकात में इस तरीके से रहेगा कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री चारों तरफ से दबाव आएगा, जैसे कभी इंडिया ने करा है। आर्मी ने बहुत बढ़िया काम करा, एयरफोर्स नेवी ने बहुत शानदार काम करा, लद्दाख के लोग डटे रहे, वहाँ पे पॉलिटिकल विल दिखाई। उसके बाद पॉलिटिकल विल की जब हम बात करते हैं तो हम डिप्लोमेसी से अलग नहीं कर सकते उसको। डिप्लोमैट्स ने हमारे दिन रात 24 घंटे काम करा, बड़ी मेहनत है भाई। हमने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस चाइना पे लगा, उनके ऐप्स बैन करे, और भी सिर्फ ऐप्स बैन नहीं करे, ये भी एक जंग है। जितनी भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, सोशल मीडिया जंग, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, एवरीथिंग इज कम अंडर रिव्यू। पावरफुल चीज सोशल मीडिया ना, चाइनीज सामान को बैन कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगियों से खुद वॉलंटरली बैन कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब हम नहीं खरीदेंगे, लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इंडिया में भी इकोसिस्टम बनेगा, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आखिरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप में से जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो विदेश जाते हैं, अच्छा सही है, जो लंदन और यूएस जाते हैं घूमने के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप ताइवान ज़रूर जाएं। मैं यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ, मैं ताइवान जाऊँगा घूमने के लिए, चाहे मैं 3 दिन के लिए जाऊँ, लेकिन मैं ताइवान ज़रूर जाऊँगा। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चाइना का दुश्मन है वो भारत का दोस्त है। हमें ये दिमाग में अपने डालना पड़ेगा। ताइवान इतना बढ़िया मुल्क है, वहाँ पे बीचेस हैं, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, हाई टेक सोसाइटी है। आपको पता है जो एप्पल है वो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन जो कंपनी उसको बनाती है, एप्पल के फ़ोन जो मैन्युफैक्चर करती है, फॉक्सकॉन है उस कंपनी का नाम, वो ताइवानीज़ कंपनी है। लोगों को गलत फहमी है कि चाइनीज़ कंपनी है। चाइनीज़ तो वो करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम जिसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने घर बनाया, आलीशान सा घर बनाया आपने, उसका आर्किटेक्ट अमेरिका है, उसका कॉन्ट्रैक्टर ताइवान है, और जो उसका मिस्त्री, बेलदार वगैरह जो होते हैं वो चाइना है। तो चाइना को इग्नोर करें आप, गो टू ताइवान। मैं सबको ये इनकरेज करूंगा कि आप ताइवान जाएं, ताइवान की टूरिज़्म बढ़ाएं, ताइवानीज़ को भारत बुलाएं, अपनी टूरिज़्म बढ़ाएं, और ताइवान के साथ मैं सरकार से भी यही गुजारिश करूंगा कि ताइवान से हमारे रिश्ते बढ़ाएं, लोग जाएं वहाँ पे फंक्शंस में जाएं, अटेंड करें, उनको इंडिया बुलाएं। गैदरिंग करेंगे ये चाइना की दुखती रग है, बहुत और ताइवान और भारत दोनों चीन से परेशान है। खैर दुनिया परेशान है, ये अलग बात है कि पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन लेट अस स्टार्ट विद ताइवान, लेट अस सपोर्ट ताइवान, लेट अस गो टू ताइवान, विजिट ताइवान। आप विजिट करेंगे, ताइवानीज़ बहुत बहादुर कौम है, बड़े अच्छे लोग हैं, और चाइना हर समय कहता है हम मिसाइल मार देंगे, अटैक कर देंगे। वो इतना छोटा सा देश है, वो पूरे चाइना के खिलाफ लड़ता है। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें वियतनाम को सपोर्ट करना चाहिए, हमें ऐसे देशों को सपोर्ट करना चाहिए जो चाइना के खिलाफ खड़े हैं। बस मुझे आपसे इतना ही कहना था। ये यहाँ पे फ्लैग लगा है, देखिए आप, फ्री टिबेट का, और मैं तो फ्री टिबेट का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी सपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे फ्री टिबेट को सपोर्ट करें। वीगर मुसलमान हैं, उनके हक के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। जो हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है, उनके हक में आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, और दुनिया भर में इसके बारे में पढ़ें और लोगों को एजुकेट करें। क्योंकि ये लड़ाई, अगर आप सोचते हैं सिर्फ भारतीय सेना लड़ लेगी, या मोदी जी लड़ लेंगे, या फिर हमारे डिप्लोमेट्स लड़ लेंगे, ये नहीं होने वाला। ये लड़ाई 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की है, और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बिल्कुल ऐसे होके, एकजुट होके ये लड़ाई लड़नी है। तभी चीन की टांग टूटेगी, तभी चीन सबक सीखेगा। जय हिंद। ज़बरदस्त यार, काफ़ी क्लियरली बात करते हैं यार ये मेजर गौरव आर्या। मैं तो मतलब ये 3rd टाइम इनको सुन रहा हूँ,
तो मुझे नहीं पता, मतलब इतना क्लियर ओपिनियन अपने तक पे, और सजेशन straight कितनी way जबरदस्त बोलते हैं है ना, तैवान के हाँ। ऊपर के यार आप तैवान के साथ ताल्लुक बढ़ाओ, मतलब वो छोटा सा कंट्री है लेकिन इंडिया को चाइना को आंखें दिखा रहा है। बिल्कुल उनके साथ गैदरिंग करें, उनके फंक्शंस अटेंड करें, आखिरकार मतलब तैवान में कोई जो बात है ना, जो मतलब छोटी सी कंट्री होगा इतनी बड़ी कंट्री को आंखें दिखा रही है, और मतलब मेजर आर्या भी उसी की तरफ मतलब सजेशन दे रहा है कि आप मतलब तैवान की तरफ रुख करें और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें। तो वैसे तो नहीं कह रहा होगा, इंफॉर्मेशन बंदा, और यार एप्पल वाली बात भी वो बीजेपी में पता चली कि उसको ताइवान का मतलब ये है। और वो बता स्टार्टिंग में उन्होंने एक बात की कि ऐप बंद कर, भारत ने एक लोहे के दरवाजे में पाँव गाड़ दिया, पाँव नहीं मतलब जला के फेंक दिया उस लोहे के दरवाजे। बात यही है कि देखो आजकल जंग सिर्फ वो नहीं है कि बॉर्डरों पर लड़ लिया, गोली मार दिया, उसका सोल्जर मार दिया, उसको सोल्जर मार दिया, मतलब ये गौरव आर्या ये बता रहा है कि भाईजान के आप देखो कि सोशल मीडिया भी एक जंग है, आप उनकी ऐप बंद कर रहे हो, ठीक है, टिकटॉक बंद कर दी, उनकी पबजी बंद कर दी, फिर उनका प्रोडक्ट्स बंद कर दिया, तो चीन के बाद मतलब पब्लिशिंग के हिसाब से तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। ऐसी बात है। और फिर जब बहुत बड़ा लॉस है ये, लॉस होता है ना उनको, बहुत लॉस होते हैं। फिर ये मतलब अपने ताल्लुकात वाली कंट्री से भी कह रहे होंगे आप चीन के प्रोडक्ट बंद करो, बंद कर दो, बिल्कुल बंद करेगा, बता रहे हैं अमेरिका बंद कर देते हैं तो मतलब चाइना के ना हिला के रख, लाजमी अमेरिका बंद करेगा क्योंकि अमेरिका भी मतलब चीन से डरा हुआ है। हाँ, और भारत के और अमेरिका के वैसे भी हमने देखा है संबंध काफी मजबूत हुए हैं, और जिस तरह से ये मतलब एक किस्म की न्यू जंग चल रही है, बिल्कुल मतलब एप्स बंद करके, इनके प्रोडक्ट्स बंद करके, इनको मतलब मतलब पैसों की तरफ से स्ट्रांगली जो है कि मतलब मास्टरमाइंड कहते हैं ना, मास्टरमाइंड मतलब देख लें कि जंग सिर्फ वो बॉर्डरों पे नहीं है, बिल्कुल मतलब मास्टरमाइंड गेम जो है वो हर तरह से, जैसे हो गया अपने डैम्स हो गए, एप्स हो गई, प्रोडक्ट्स हो गए, तमाम चीज़ें हो गई यार। बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया सुनकर, और बहुत ही क्लियर वीडियो थी, हर एक बात वो जो डिफरेंट मतलब है ना व्यू से उन्होंने बताई, लेकिन हर चीज़ बिल्कुल क्लियर बताई है वाकई। हाँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी यार, हमें तो ये बहुत ज़बरदस्त लगी वीडियो। आपको ये कैसे लगी आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करें, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो चाहे आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारे चैनल को भी यार जरूर सब्सक्राइब किया करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।